सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, सितंबर माह हम पूरे भारतवर्ष में पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं डॉक्टर अदिति सोनकर, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गढ़ी कनौरा लखनऊ, आपके सामने पोषण के बारे में अपना मत व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं यूपी मिशन के डायरेक्टर सर डॉक्टर राजकमल सर को तथा हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर एस.एन. सिंह सर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये मंच प्रोवाइड किया, जिसके कारण हम अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो आज जो मेरे टॉपिक है वो है रजोनिवृत्त महिलाओं में पोषण के बारे में। रजोनिवृत्त होता क्या है? रजोनिवृत्त को लोकल भाषा में हम बोलते हैं ऐसी महिलाएं जिनमें की मासिक धर्म बंद हो गया है, या हम इसको इंग्लिश टर्म इसका होता है मेनोपॉज। तो हम इन महिलाओं में पोषण के बारे में बात करेंगे। रजोनिवृत्त एक स्टेज होती है और इसका औसतन जो एज बोला गया है वो 50 साल बोला गया है, परंतु ये महिला के शरीर में एकाएक नहीं आता है। इसको होने में कम से कम 10 से 12 साल लगते हैं। तो ये जो 10 से 12 साल का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, हम इसको पेरीमेनोपॉज एज बोलते हैं, या इसको हम पूर्व रजोनिवृत्त आयु बोल सकते हैं। इसके दौरान महिला बहुत से शारीरिक और मानसिक बदलाव से गुजरती है। अब उन बदलाव के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो प्रोमिनेंट फीचर वो जो बताती है वो ये कहती है कि मासिक धर्म उसका धीरे धीरे कम हो रहा है, या कभी आता है, किसी महीने आएगा और किसी महीने नहीं आएगा। ये तो क्लासिकल फीचर होता है पेरीमेनोपॉजल वुमेन के लिए। नेक्स्ट जो वो महसूस करती है, जो नेक्स्ट जो लक्षण होते हैं वो है, लक्षणों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेट 30s मतलब 38-39 ईयर्स से ये लक्षण शुरू होते हैं, और ये मीनोपॉज मतलब रजोनिवृत्त के पहले तब तक के लक्षण है, और एक जो हमने वर्ग बनाया है वो मीनोपॉज होने के बाद के लक्षण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमेनोपॉजल के लक्षण। सबसे पहले आते हैं गर्म झलकें। गर्म झलकों को आम भाषा में हॉट फ्लशेस भी कहते हैं। इसमें गाल, कान और जो छाती का जो ऊपरी हिस्सा होते हैं वो कुछ टाइम के लिए, मतलब 2 से 3 मिनट या कभी कभी 10 मिनट के लिए भी वो बहुत गर्म लगता है उसको। कभी कभी इतना उसको गर्म लगता है कि वो गाल और कान बिल्कुल लाल भी हो जाते हैं। ये एक लक्षण मिलता है। नेक्स्ट जो लक्षण मिलता है वो रात में पसीना आना। मतलब महिला सोती है रात में एसी में, पंखे में, लेकिन उसको मध्य रात्रि ऐसा लगता है जैसे बहुत गर्मी लगी हो, या उसको बहुत पसीना आता है, शरीर चिपचिपा सा लगता है। यदि गर्म झलके भी इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं तो ये डेफिनेटली ही संकेत है कि ये रजोनिवृत्त आयु के तरफ ये है। ये नेक्स्ट जो आता है हमारा मनोदशा परिवर्तन। मनोदशा परिवर्तन का मतलब जो पेशेंट होती है या जो महिला होती है उसमें बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। वो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाती है, छोटी बातों पे वो खुश भी हो जाती है, इजिली फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इजिली इरिटेटेड हो जाती है, छोटी बातों पे वो कभी कभी रो भी देती है। तो आप देखेंगे बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। नेक्स्ट आता है बिना कुछ काम किए उसको थकान भी लगता है, या थोड़ा बहुत काम करती है तो उसको थकान जैसा लगता है। नेक्स्ट है बहुत सोचती है, वो बहुत चिंता करती है, सर दर्द काफी होता है। यदि वो माइग्रेन के पेशेंट है तो पेरीमेनोपॉजल में ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है बालों का झड़ना। बाल पतले भी होने लगते हैं, बाल झड़ने भी लगते हैं। उसके बाद आता है वजन का बढ़ना, स्पेशली जो मिड सेक्शन का एरिया होता है जो कि कमर और पेट होता है, वहां पे वसा एकत्रित होने लगता है, मतलब वजन वहां से बढ़ना उसको शुरू हो जाता है। उसको रात में नींद नहीं आती है, उसको ऐसा फील होता है जैसे कि पैल्पिटेशन हो रहा है, मतलब कि दिल की धड़कन उसकी बढ़ जाती है। ये सब फीचर्स पेरीमेनोपॉजल एरिया में पेरीमेनोपॉजल एज में ज्यादा मिलते हैं। अभी तक जोड़ों का दर्द का वो खास शिकायत नहीं करती, पर स्टार्ट तो रहता ही है। अब हम उन लक्षणों पे जाते हैं जो मेनोपॉज हो चुके हैं, मतलब जो महिलाएं रजोनिवृत्त हो चुकी हैं, उनमें क्या मिलता है। उनमें जो क्लासिकल फीचर आपको मिलेगा, जो सबसे ज्यादा जो पेशेंट कंप्लेन करती है वो होते हैं जोड़ों का दर्द। मतलब उसको गठिया होना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है उसको बार बार पेशाब आता है, उसको रिकरेंट यूटीआई की शिकायत होती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब उसको बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है। उसके बाद उसकी जो योनि होती है उसमें सूखापन हो जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो होता है।
ये जो लक्षण मैं आपके सामने बता रही हूँ ये पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल वुमन में मिलता है। तो ये तो हो गई लक्षणों की बात। अब हम आगे करते हैं पोषण की बात। अब हम इन महिलाओं में पोषण के बारे में बात करते हैं। तो पोषण हमें कहाँ से मिलता है? पोषण हमें आहार से मिलता है। तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात तो हमारा जो आहार होना चाहिए वो पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। हमारे आहार में 4 चीज़ों पे फोकस करना है। प्रोटीन पे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे, फाइबर्स पे और कैल्शियम पे। ये सब हमें अपने डेली के हम जो आहार लेते हैं उनमें भी मिलता है, लेकिन हमें थोड़े से परिवर्तन करने हैं अपने खाने पीने में। जैसे कि सुबह हम उठते हैं, हम सबसे पहले चाय लेते हैं, तो अब हमें क्या करना है कि जो हम चाय ले रहे हैं वो कम शक्कर की या बिना शक्कर की या गुड़ की चाय लेना शुरू करो। फिर हम नाश्ते में क्या खाते हैं? हम नाश्ते में ब्रेड बटर खाते हैं। तो ब्रेड को हमें रिप्लेस करना है मल्टीग्रेन ब्रेड से या ब्राउन ब्रेड से, और हमें बटर को रिप्लेस करना है पीनट बटर से। उसके बाद हम कभी कभी नाश्ते में चना मूंग लेते हैं, तो हमें चना मूंग तो लेना ही है, हमें ऐड क्या करना है? सोयाबीन हमें ऐड करना है। सोयाबीन मेनोपॉजल वुमन में बाहर से एस्ट्रोजन प्रोवाइड करता है। जो पेरीमेनोपॉजल या जो मेनोपॉजल वुमन होती है उसमें धीरे धीरे करके एस्ट्रोजन कम हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब ओवरी एस्ट्रोजन बनाना कम करती है। तो हमें ऐसी चीज़ों को अपने आहार में लेना है जो हमें नेचुरली एस्ट्रोजन मिले। तो ये तो नाश्ते की बात हो गई। यदि आप आहार की बात करते हैं, आहार से हमें प्रोटीन काफ़ी मिलेगा। जैसे हमारे आहार में हम दाल खाते हैं, हमें सभी प्रकार के दाल लेने, अरहर, मूंग, चना, राजमा, चिकपीस, छोले, मतलब सारे प्रकार के दाल लेने, और ये प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं। उसके बाद हम सब्जियों की बात करें तो हमें जो गोभी प्रजाति के जो होते हैं, जैसे ब्रोकली हो गई, बंद गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, हमें इनका सेवन ज़्यादा करता है क्योंकि इनमें कैल्शियम ज़्यादा मिलता है। उसके बाद आती है हम जो रोटी लेते हैं, हमें वो नॉर्मल गेहूं की रोटी लेने से बेटर क्या करना है? हमें मिक्स आटा लेना है। मतलब हमें ज्वार, बाजरा, ओट से मिला हुआ आटा हमें इस्तेमाल करना है। हमें 1 चम्मच घी का प्रयोग सदैव करना है, मतलब हमेशा करना है। हमें जो रिफाइंड ऑयल होता है हमें उसका प्रयोग कम से कम करना है। उसके बाद हम दही की बात करते हैं। दही में हमें लो फैट वाला दही लेना है, और अगर हो सके तो सोयाबीन से बना हुआ जो दही, सोयाबीन के दूध से बना हुआ जो दही है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम पनीर की बात करें तो हमें नॉर्मल जो दूध जो मार्केट में मिलता है उससे बेहतर है कि आप सोयाबीन के दूध से बने हुए पनीर और चीज़ का प्रयोग करें। नेक्स्ट हमारे आहार में आता है हमें मशरूम का सेवन करना चाहिए। उसके बाद स्वीट पोटैटोज जिसको कि शकरकंद कहते हैं, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। इसका प्रयोग करने से हमें फाइबर्स मिलता है। फाइबर का ज़्यादा सेवन करने से हमारे वेट गेन होने के चांसेस कम से कम होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दूध की। हमें जो एनिमल से जो दूध मिलता है, यदि हम वो ले रहे हैं, मतलब यदि हम गाय और भैंस का दूध ले रहे हैं तो गाय का दूध तो ठीक है, लेकिन यदि हम भैंस का दूध ले रहे हैं तो हमें मलाई हटा के दूध लेना है और थोड़ा उसमें पानी मिला के, मतलब उसे हमें पतला पीना है। और अभी अगर हम बात करें तो हम मार्केट का दूध ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लाल पैकेट या जो ऑरेंज पैकेट है उसका इस्तेमाल न करके हमें नीले पैकेट वाले दूध का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे कौन से सीड्स हैं। बहुत से बीज ऐसे हैं जो कि हमें बाहर से एस्ट्रोजन देते हैं। जैसे आप इनका एक मिक्सचर बना सकते हो, जैसे कि अत्सी का बीज हो गया जिसको कि फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, चंद्रशूर का बीज हो गया जिसको कि हम एलिव या हलीम सीड्स बोलते हैं, उसके बाद चिया सीड्स हो गए, उसके बाद आप उसमें मूंगफली डाल सकते हो, बादाम डाल सकते हो, आप उसमें अखरोट डाल सकते हो, आप खरबूजे का बीज भी ले सकते हो। इन सबको लेके आप मिक्सी में पीस के आप उसको पाउडर्ड फॉर्म बना लो और डेली रात में आप दूध में 1 चम्मच इसका प्रयोग कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन, नेचुरल अकरिंग एस्ट्रोजन। इसका प्रयोग हर एक महिला को डेली रात में 1 चम्मच ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट आती है बात, हमें जीवन शैली में क्या परिवर्तन करना चाहिए। हमें जीवन शैली में एक परिवर्तन हमें बिल्कुल करना है, वो ये है कि हमें
1 घंटा टहलना है। हम दिन भर जितना भी बिजी रहें, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हमें 1 घंटा अपने लिए वक्त देना है। या तो हमें वॉकिंग करना है, या तो हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी करना है, लेकिन कोई इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए। मतलब 1 घंटा हमें अपने वॉकिंग और फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालना है तो निकालना है। पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल एक ऐसा स्टेज होता है जब जो एक महिला होती है वो माँ बन चुकी होती है, उसमें ग्रोथ प्रोसेस हो चुका होता है। तो अब और एक टाइम ऐसा आ रहा है कि अब ब्लीडिंग भी उसको कम हो रही है, तो अब हमारा फोकस आयरन वाली चीज़ों से हटके कैल्शियम की चीज़ों पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कैल्शियम अपनी लाइफस्टाइल में लेते नहीं हैं, लेकिन हम बहुत सी ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कैल्शियम वेस्ट करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनिमल प्रोटीन बात करें तो हम जैसे मीट हो गया, नॉनवेज की बात करें तो हमें बकरे मतलब हमें मटन का कम से कम प्रयोग करना है। अगर आपको नॉनवेज खाना भी है तो हमें चिकन और फिश की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। दूसरा, हमें अपने खाने में कम से कम नमक का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम नमक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो वो पेशाब के थ्रू कैल्शियम को हमारे बोन से निकाल के शरीर के बाहर करता है। नेक्स्ट, हमें चाय कॉफ़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। हमें कैफ़ीन का प्रयोग जैसे कि टोबैकोज़ में होता है, कुछ मतलब जो बीड़ी पीते हैं या जो हुक्का पीते हैं उनको 40 के बाद ये सब चीज़ें कम से कम करना चाहिए। और दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमें विटामिन डी, मतलब हमें धूप ज़्यादा लेना चाहिए। मतलब डेली ये हमारे लाइफस्टाइल में होना चाहिए कि हमें 5 से 10 मिनट धूप में बैठना है। यूजुअली जो इंडियन महिलाएं होती हैं, जो हमारा जो परिवेश है, हम पूरे हाथ पैर को ढक के बैठते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम जो भी कपड़ा पहने हमें वो घुटने तक उठा के, और जो हाथ की बाँह है उसको हम ऊपर करके थोड़ा धूप हम लेने की कोशिश करें। तो कैल्शियम हमें बाकी सोर्सेस से भी मिलता है। दूध, दही, अंडा हो गया, उसके बाद स्वीट पोटैटोज़ हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, गोभी की प्रजाति हो गई, उसके बाद किशमिश हो गया, अंजीर हो गया। अंजीर भी बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। हमें इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। ये थोड़े थोड़े चेंजेस यदि आप अपने लाइफस्टाइल और आहार में करते हो तो मीनोपॉज या रजोनिवृत्ति के जो लक्षण होते हैं वो कम हमें परेशान करते हैं, और ये थोड़ा लेट आते हैं। तो ये तो रही आहार की बात। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी इन महिलाओं के लिए कि आप छोटे थे, आप बड़े हुए, उसके बाद आप शादी हुई, फिर आप माँ भी बने, तो आपने अपना एक दायित्व निभा लिया है। ये जो 40 की बात का जो एज है वो आपका है। तो प्रत्येक दिन का 1 घंटा अपने लिए दीजिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए दीजिए और अपने आहार के लिए दीजिए। तो इसी के साथ मैं आज का टॉपिक समाप्त करना चाहूँगी। थैंक यू, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के मेरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच।